नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको भारत के परंपरागत कढ़ाई जिसमें पंजाब की फुलकारी के बारे में बता रही हूँ। बगैर समय गंवाए हुए आप आज जो मैं दुपट्टा का यूज किया है, मैंने ओढ़ा है, ये बता सकती हैं कि कहाँ की है, क्या ये परंपरागत है या नहीं है। आप देख लो अच्छे से, आगे से भी देखो और पीछे से भी देखो। दिख रहा है आपको कहाँ का है ये? पहले भी मैंने इन प्रश्नों को पूछा था। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिए थे, कुछ ने गलत जवाब दिए थे। आप बता सकती हैं कहाँ की है, क्या ये परंपरागत है और किस कपड़े पर किया हुआ है, किन रंगों का उपयोग किया गया है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। दिख रहा है ना आपको? लाल है, पीला है, हरा है, बैंगनी है, यही है ना, और हरे रंग के दुपट्टा है। कपड़ा आप देख रहे हो, लेस भी आपको दिख रहा है। दिख रहा है आपको इसमें किस प्रकार के नमूने हैं? नमूने देखो, इसमें ज्यामितीय है। कढ़ाई इसमें कौन सी की गई है? सिंपल चेन स्टिच, सिंपल चेन स्टिच से तैयार किया हुआ है। समझ गए? या इसमें दो ही टाँके का ज़्यादा यूज किया जाता है, या तो सिंपल चेन स्टिच अथवा कच्चा टाँका, सिंपल रनिंग स्टिच। समझ गए? चलिए, बगैर समय गंवाए हुए अपन चलते हैं पंजाब की फुलकारी की ओर। परंपरागत रूप से जो पंजाब की फुलकारी बनता है वह साधारण खद्दर के कपड़े होते हैं। साधारण खद्दर के कपड़े, उसमें रेशमी धागा का उपयोग किया जाता है। समझ गए? और इसमें जो भी मैंने आपको दिखाया दुपट्टे में, ज्यामितीय नमूने से ही डिजाइन बनाए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसमें यूज किया जाता है। क्या? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। समझ गए बात को? अभी इसका थोड़ा सा हम इतिहास की ओर जाते हैं। तो फुलकारी, जैसा कि नाम से पता है, फूल तो आप समझते हो, फ्लावर, और कारी मतलब होता है वर्क, कार्य मतलब वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? फूलों का काम। फुलकारी का अगर तुम तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या है ये फूलों का काम है। मतलब संपूर्ण वस्त्र पर फ्लावर के ही डिजाइन बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं। और रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, हिसार, पश्चिम पंजाब, इनमें इनकी खूब कार्य किया जाता है, खूब वर्क किया जाता है। और यहाँ से फुलकारी वाले वस्त्र विभिन्न राज्यों में और विभिन्न देशों में व्यापार के लिए भेजे जाते हैं। अगर थोड़ा सा ओरिजिन पर हम जाएं, उद्गम पर जाएं, तो पता चलता है कि फुलकारी जो है वो पारसी कला से उत्पन्न हुआ है। पारसी कला। पारसी में, फारसी जो होता है ना, फारसी में फूल को बोलते हैं गुल, फूल को बोलते हैं गुल। तो वहां पहले बोलते थे गुलकारी। क्या? गुलकारी। और उसी का अपने इंडिया में आने के बाद जब पंजाब में आया, पंजाब के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। ईस्ट एशिया से जब लोग आए, सिखाए, तो ये पंजाब के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और खूब वहाँ की औरतों ने मेहनत किया और नाम डाला उन्होंने पंजाब की फुलकारी। समझ गए? ओरिजिन आपको पता चल गया कहाँ का है? पारसी कला से हुआ है। फारसी में फूल को गुल बोलते हैं। वर्तमान में रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, हिसार, पश्चिम पंजाब, खूब यहाँ इनके काम होते हैं। आज जहाँ लोग एक टाँका नहीं डालना चाहते हैं कि बखिया टाँका क्या होता है, कच्चा टाँका क्या होता है, हेरिंग बोन क्या होता है, काज टाँका क्या होता है, जहाँ लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पर वहाँ की स्त्रियाँ इतनी हाथों से मेहनत करती हैं और मेहनत करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाती हैं। तो ये देखो, इतनी के बाद अब हम देखते हैं ये भारत के परंपरागत कढ़ाई में। अब हम लेते हैं, इसके प्रकार पर आते हैं। इसके प्रकार को देखते हैं तो इसके कितने प्रकार हैं। प्रकार में देखो, एक चोप है, दूसरा सुभर है, तीसरा तिलपत्र है, चौथा शीशेदार है, पांचवा कच्छ है, छठा नीलक है। अब देखो, चोप में जाओ। सबसे पहले इनके प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। कढ़ाई मैंने बता दिया,
टाँके मैंने आपको बता दिया, टाँके में कौन सा टाँके, सिंपल रनिंग स्टिच और सिंपल चेन स्टिच। देखो चेन स्टिच से भराई का काम किया गया है, भरावन का काम चेन स्टिच से हुआ है, समझ गए। तो इसके प्रकार में देखोगे चोप, चोप है वो कौन करता है, ऐसे याद रखो, चोप कौन बनाता है, नानी देती है अपनी नतनी को, नानी अपने नतनी को अपने हाथों से तैयार करके देती है, जिसमें उसको वर्षों लग जाते हैं। जैसे पता चलता है हमारी नातिन हुई है, उसके लिए वो लाल चद्दर पर सुनहरे धागा से, पीले धागा, क्रिम्सन धागा, ऐसे धागों से ये बनाती है। और जो यूज करती है मैंने आपको बताया डबल रनिंग स्टिच, टाँके का यूज होता है डबल रनिंग स्टिच या चेन स्टिच। अभी जो मैंने आपको दिखाया है, आप देखो इसमें चेन स्टिच का ही उपयोग किया गया है, दिख रहा है ना आपको, चेन स्टिच। चलिए, तो ये इसमें क्या करते हैं, बीच में फ्लावर होता है। इसकी क्या खासियत है चोप की, कि बीच का जो चद्दर होता है बीच में तो नमूने बनाए जाते हैं, और चारों तरफ कोने पर, ये 4 कोने हैं, 2 कोने इधर और 2 कोने इस साइड के, चारों कोने पर काले रंग के धागों से नमूने काढ़े जाते हैं। जो नमूना बीच में कटता है उसी का छोटा बूटे बनाए जाते हैं, कहाँ, चारों कोनों पर, जिससे कि नजर न लगे, मतलब नजर न लगे उस लाल खद्दर की जो कपड़े होते हैं, लाल चद्दर पर जो कपड़े होते हैं, आजकल तो दूसरे ऊनी शॉल पर भी बनाए जाने लगे, दूसरे दूसरे कपड़े पर भी बनाए जाने लगे, कलर लाल होता है, उसमें डिजाइन बहुत सुंदर डालते हैं बीच में, और किनारे पर बूटे बनते हैं। और कौन बनाता है, नानी बनाती है अपनी नतनी के लिए। कौन सा, उसका नाम क्या है, फुलकारी का चोप। दूसरा आ जाओ सुभर, सुभर में नानी हो गई, नतनी के लिए बनाया। अब माँ बनाती है अपनी बेटी के लिए, जब नानी नतनी के लिए बनाएगी तो माँ भी तो अपनी बेटी के लिए बनाएगी। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन होता है, जिसको ये भी लाल शॉल पर बनता है। माँ अपनी बेटी को देती है बना करके, और फेरे के टाइम में, जब शादी होता है तो फेरा होता है ना, फेरा के टाइम में उस शाल को माँ की ओर से भेंट दिया जाता है, उसको उड़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, बीच में 5 नमूने होते हैं। इसकी खासियत क्या है सुभर की, बीच में 5 नमूने होते हैं और चारों कोनों पर वही नमूना अंकित किया रहता है। नानी और माँ वाले में क्या अंतर है, नानी वाला में काले बूटे रहते हैं कि मेरी नतनी को नजर न लगे, ठीक है, और माँ वाले में क्या रहता है, चारों कोनों पर वही नमूना रहता है, जो नमूना उसने बीच में डाला है उसी का नमूना रहता है। समझ गए बात को। अब आते हैं तिलपत्रा, तीसरा प्रकार है इसका तिलपत्रा का। तिलपत्रा में क्या होता है, जो मालकिन होती है, स्वामिनी होती है, जैसे नौकर चाकर अपन घर में रखते हैं, तो स्वामिनी जो होती है, मालकिन होती है, अपने दाई की बेटियों के लिए तैयार करके देती है। ये क्या होता है, तो कैसा कपड़ा लेगी, कपड़ा तो उसका सस्ता होता है, झिरझिरा होता है, और डिजाइन भी यत्र तत्र ही होते हैं। तिलपत्रा मतलब क्या, तिल छोटे छोटे नहीं होते हैं, उसी तरह से जगह जगह। आखिर तुम सोचो कि स्वामिनी क्यों अपने दाइयों के लिए बहुत अपनी बेटी की तरह बना के देगी, नहीं देगी ना। तो वहाँ की औरतें फिर भी देती हैं। ये सोचो कि वहाँ अगर नौकरानी रखती है तो नौकरानी के बेटियों के लिए भी वो मालकिन तैयार करती है अपने हाथों से, और जब नौकरानी की बेटी की शादी होता है तो तिलपत्रा कह करके उसको दिया जाता है, शादी में भेंट के रूप में मालकिन देती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका कपड़ा जो होता है सस्ता होता है, झिरझिरा होता है, और डिजाइन भी छितराए हुए होते हैं, लेकिन डिजाइन होते हैं कौन से, ज्यामितीय है। इसकी पहली पहचान। इसके बाद चौथा प्रकार आता है आपका शीशेदार। शीशेदार, शीशा से समझते हो, छोटे छोटे कांच के टुकड़े या अभ्रक का टुकड़ा, छोटे छोटे गोल गोल या चौकोर या कोई और डिजाइन में, वो काज स्टिच के द्वारा टाका हुआ रहता है। और किस पर बनता है, रेशमी वस्त्र पर बनता है या साटिन वस्त्र पर बनता है, उसको हम कहते हैं शीशेदार। समझ गए। अब आता है आपका 5वां प्रकार है कच्छ की फुलकारी। चूंकि कच्छ में यह बनता है इसलिए इसका नाम रखा गया कच्छ की फुलकारी। समझ गए। इसके क्या है, इसकी खासियत क्या है, चारों तरफ इसमें बॉर्डर होते हैं।
ये जो है ना, ये जो इसमें आपको बता रही हूँ, तो इसके चारों तरफ कच्छ की फुलकारी में खासियत क्या है कि चारों तरफ इसके बॉर्डर होते हैं और बीच में नमूना होता है, और नमूने में पशु पक्षी उनके चित्र बनाए रहते हैं, जैसे मोर, कबूतर, तोता, फ्लावर में भी विभिन्न प्रकार के फ्लावर उनके चित्र बनाए रहते हैं। समझ गए बात को? हंस का, मोर का, फूल पत्ती का बीच में डिजाइन रहता है, चारों तरफ नमूने रहते हैं, ये कहलाता है कच्छ की फुलकारी। और एक आपका जो है छठा होता है नीलक। नीला से याद रखना, नीलक, नीलक। आसमान कैसा होता है? नीला। तो वस्त्र कैसा रहेगा? नीला। और नीले वस्त्र पर सफेद या क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों से तैयार किया जाता है। नीलक में देखो, नीला खद्दर का कपड़ा रहता है, पीला रेशमी का या क्रिम्सन कलर का या क्रीम कलर का रेशमी धागों का उपयोग होता है। उसमें घरेलू सामग्री उसमें अंकित रहते हैं, जैसे पंखा, छाता, कंघी, अन्य चीजें जो घरेलू काम में लेते हैं, उन्हीं चीजों का डिजाइन उसमें बना रहता है, जिसको हम कहते हैं नीलक। समझ गए बात को? यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। अब पंजाब की फुलकारी में एक आता है बाग, दूसरा आता है बाग। बाग का मतलब होता है पूरा गार्डन, पूरा बाग, मतलब पूरा वस्त्र डिजाइन से, फ्लावर से भरे रहते हैं, मतलब कहीं भी खाली नहीं लगता है देखने में, तो पूरा जो वस्त्र है वो बाग की तरह ही दिखाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के बाग जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कोई बैंगन बाग, मिर्ची बाग, करेला बाग, टमाटर बाग, है ना, भिंडी बाग, दुनिया भर का बाग, तोता बाग, कबूतर बाग, जो जैसा बाग जैसा चित्रण किया रहता है वैसे उसके नाम दिए रहते हैं। अब हम बाग के बारे में देखते हैं, तो आपको बताते हैं, बहुत ही फेमस है और संपूर्ण वस्त्रों पर, इधर मैं मिटा देती हूं ताकि आपको आराम से समझने में दिक्कत नहीं आए। बाग के बारे में थोड़ा बता रही हूं, है ना। तो अब ये देखो, बाग, बाग क्या होता है? पूरा वस्त्र होता है। अब पूरे वस्त्र पर कढ़ाई रहती है। अब कढ़ाई कैसी रहती है? रेशमी धागों से, पहले भी मैंने बताया, ज्यामितीय डिजाइन इसकी खासियत है, जो मैंने आपको अपने दुपट्टे में बार बार दिखा रही हूं। विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से इसको तैयार किया जाता है। दिख रहा है आपको? ज्यामितीय डिजाइन है, चौकोर है ना, आपको देख रहे हो? ये भी क्या है? सब जितने भी डिजाइन होते हैं इसको ज्यामितीय ही होते हैं, ज्यामितीय डिजाइन में ही, और बहुत भरावन होती है इसमें। चेन स्टिच से देखो, एक एक करके भरो तो कितनी टाइम लगेगा, ये इतने टाइम से लगा करके वहां औरतें तैयार करती हैं। यद्यपि आजकल तो मशीनों से भी काम होने लगा है, लेकिन परंपरागत रूप से औरतें सुई धागा से ही इसको करती थीं। चलिए, तो पूरा वस्त्र बाग का रहता है। इसमें क्या है खासियत? और कपड़े पर दोहरे धागा को, जो 2 सेट का धागा रहता है ना, आजकल देखते हो ऊन भी अब स्वेटर बुनती हैं तो एक ही में 2 सेट 3 सेट आता है, जो जैसे जैसे बुनाई चलते जाती है वैसे वैसा डिजाइन बनता चला जाता है। तो इसमें भी 2 सेट का बाग में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको रेड के साथ पिंक चलेगा, या आपको नारंगी के साथ पीला चलेगा, पीला के साथ सफ़ेद, लाल के साथ भूरा, इस तरह का शेडेड कपड़े ये जो है रेशमी धागे मिलते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। अब बागों के नाम के अनुसार, है ना, इनके नाम पड़े हैं। बाग के अनुसार ही इनका नाम पड़ा है, जिसमें है पहला घूंघट बाग। घूंघट आप समझते हो? घूंघट किसको कहते हैं? जब शादी करके औरतें जाती हैं ससुराल तो घूंघट रखती हैं, नहीं रखती हैं, घूंघट ही रखती हैं। तो ये कैसा होता है? ये तिकोना होता है, इस तरह का तिकोना होता है, और इसमें तिकोना ही डिजाइन बने रहते हैं। और जब शादी होती है तो उस टाइम ये लाल रंग के शॉल पर बनते हैं, तिकोना होता है, और जब शादी होती है तब उसके सिर पर ढके जाते हैं। इसके लिए सुंदर से डिजाइन बनाए जाते हैं। समझ गए? घूंघट बाग रेशमी धागा से बनता है, लाल रंग का कपड़ा होता है, क्योंकि शादी ब्याह में तो लाल रंग के कपड़े का ही ज्यादा महत्व रखा गया है। तो कैसा होता है घूंघट बाग में? घूंघट के लिए है ना, घूंघट से याद रखना, घूंघट बाग। कपड़ा कैसा रहेगा? लाल। धागा कैसा रहेगा? पीला, और दूसरे रंग का सुनहरा पीला, रेशमी रंग के धागों का उपयोग किया जाता है। और सुनहरे पीले पर चटक रंग के
दूसरे रंग भी कढ़ाई की जाती है। और विवाह के समय जब विवाह होता है लड़की का, तो उस समय उसको वही तिकोना जो है कढ़ाईदार शॉल ओढ़ा दिए जाते हैं। और ये प्रतीक होता है कि आज से बेटी तो ससुराल जा रही है, तो अपने जेठ के आगे, जेठानी के आगे और बड़े लोगों के सम्मान में तुम घूंघट रखना, ठीक है। दूसरा होता है वरीदा बाग। वरीदा बाग, दूसरा नाम क्या है? वरीदा बाग। वरीदा बाग, वरीदा मतलब क्या होता है? वर। वर की दादी बनाती है इसको अपने पोते की बहू के लिए। सोचो कितनी वहाँ की संस्कृति कितनी मजबूत है। भाई नानी बना रहा है नतनी के लिए, माँ रही बना रही है बेटी के लिए, स्वामिनी बना रही है अपने दाई के लिए, और दादी बना रही है अपने परपोते की बहू के लिए या पोते की बहू के लिए, वो दादी बनाती है। और जब शादी में लड़की की जब शादी होती है, तब दादी की ओर से उस शॉल को भेंट दिया जाता है, ओढ़ाया जाता है लड़की को। आपने देखो बिहार उत्तर प्रदेश में घूंघट होता है ना, तो उस समय बनारसी सिल्क की साड़ियों से उसके जो जेठ होते हैं, जिसको भैंसुर बोला जाता है, कई जगहों में जेठ बोलते हैं, तो वो ओढ़ाते हैं। तो ये कल्चर वहाँ भी है, पंजाब में भी है। तो वहाँ पर इस शॉल को जो दादी बनाती हैं, लड़के की दादी बनाती हैं, वो जाकर के उनको ओढ़ाया जाता है। समझ गए? आपको समझ में आ गया? और इस चूंकि बूढ़ी होती है दादी, तो बनाने में इसमें काफ़ी टाइम लगता है, धीरे 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 करके 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के समय लग जाते हैं। इतनी सुंदर वो बना करके अपनी पोते की बहू को देती हैं। इसके बाद आता है तीसरा भवन बाग। जैसा नाम से ही पता है आपको, भवन बाग। भवन मतलब होता है बिल्डिंग। अब भवन में कितनी 52 है, इसमें ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं। जैसे 52 कमरे हैं, तो 52 ज्यामितीय डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं भवन बाग में। और छोटे छोटे चौकोर नमूने होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे 52 चौकोर नमूने होते हैं। और इसमें भवन बनाने जैसा ही मेहनत होता है, और देखने में भी लगता है जैसे बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह के डिजाइन उसमें डाले जाते हैं। तो भवन दा बाग आपको समझ में आ गया। उसके बाद चौथा आता है रेशमी धागा बाग। रेशमी धागा बाग। रेशमी धागा बाग में क्या है? इसमें कपड़ा गहरे रंग का लिया जाता है। जो जिस पर हम बनाते हैं वो चद्दर या शॉल गहरे रंग का होता है, और उसमें सफेद रंग की रेशमी धागों से तैयार किया जाता है। और नमूने जो होते हैं वो ज्यामितीय होते हैं। जनरली इसमें सफेद धागा होता है, नमूना आपको मैंने बताया ज्यामितीय होता है, और बहुत ही सुंदर लगता है रेशमी धागा बाग। इसके बाद आता है सतरंगा बाग। सतरंगा बाग जैसा नाम से सुनोगे, सतरंगा, सत मतलब होता है 7, रंग होता है रंग, मतलब 7 रंगों के रेशमी धागों से जब बनाया जाता है, कढ़ाई की जाती है पंजाब की फुलकारी, तब उसको कहते हैं सतरंगा बाग। क्या कहते हैं? सतरंगा बाग। बहुत ही सुंदर होता है ये। इसके बाद एक आता है धूप छांव बाग। धूप छांव बाग, तो ये कैसा होता है? ये इस बाग में क्या खासियत होती है? इसमें धूप का इम्पैक्ट और छांव का इम्पैक्ट, ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं जो देखने से लगता है कहीं धूप आ रही है, कहीं छांव आ रहा है, कहीं धूप आ रही है, कहीं छांव आ रहा है। इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद एक आता है चांदरानी बाग। चांदरानी बाग। चांदरानी बाग। चांद क्या कैसा होता है बताओ? चांद कहाँ उगता है? आकाश में। आकाश का रंग कैसा है? नीला। तो वस्त्र जो होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। और चांद कैसा है? सफेद। तारे कैसे हैं? सफेद टिमटिमाते हुए। तो नीले रंग के वस्त्र पर सफेद या क्रिम्सन रंग के धागों से तैयार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं चांदरानी बाग। इसका नाम क्या पड़ा है? चांदरानी बाग। समझ गए बात को? इसके बाद पंजाब की फुलकारी में एक फेमस है वहाँ की, वो होता है बेलन बाग। बेलन बाग में क्या होता है? चकला बेलन, जैसा नाम आपने सुना होगा, चकला बेलन का उसमें कढ़ाई की रहती है। चकला बेलन की ज्यामितीय डिजाइन में ही कढ़ाई की रहती है, जिसको हम कहते हैं बेलन बाग।
नमूना चकला बेलन का रहता है। इसके बाद सूरजमुखी बाग, जैसा कि नाम अब सुने हो, सूरजमुखी के फ्लावर कितने सुंदर लगते हैं देखने में। सूरजमुखी के फ्लावर के ही ज्यामितीय डिजाइन में तैयार किए जाते हैं, उसको उकेरे जाते हैं, उसको हम कहते हैं कौन सी बाग? सूरजमुखी बाग, ज्योमेट्रिकल डिजाइन पर। और वहाँ के जो लोग हैं उसी तरह से जैसे चार बाग, शालीमार बाग, इस तरह के और डिजाइन तैयार करते हैं और उसी अनुसार जैसा वो डिजाइन तैयार करते हैं वैसे उसका नाम डालते हैं। और अगर डिजाइन में उन्होंने बैंगन बनाया तो बैंगन बाग, मिर्ची बाग, टमाटर बाग, जितनी भी सब्जियां आपको याद आ रहा होगा ना, उस तरह के वो डिजाइन वो तैयार कर देते हैं ज्योमेट्रिकल के रूप में। उसी तरह प्रकार से उनका नाम दिया गया है, बैंगन बाग, मिर्ची बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, पुदीना बाग, जहाज बाग, गेंदा बाग, है ना, और जैस्मिन बाग, मोतिया बाग, करेला बाग, मोर बाग, कबूतर बाग, हंस बाग, इस तरह से वहाँ नाम दिए गए हैं। तो आपको मैं समझती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब रंगों के आधार पर अगर देखोगे, ये तो मैंने बताया बाग के आधार पर कि संपूर्ण वस्त्र पर जब कढ़ाई बहुत सुंदर की जाती है तो उसको बाग नाम दिया जाता है। और ये टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे, चौप, सुभर, तिलपत्रा, शीशेदार, कक्षाप, नीलक। रंगों के आधार पर अगर हम देखते हैं फुलकारी, तो अगर दो रंग से बना होता है तो दो रंगा बाग। अगर कपड़े पर दो रंग के रेशमी धागों का उपयोग किया गया है तो उसको बोलते हैं दो रंगा बाग। अगर चार रंग का रेशमी वस्त्रों का उपयोग किया गया है तो उसको कहते हैं चौरंगा बाग। अगर सात रंग के रेशमी धागों का एक ही वस्त्र पर उपयोग किया गया है डिजाइन बनाने में तो उसको कहते हैं सतरंगा बाग। अगर 5 रेशमी धागों का उपयोग किया गया है, 5 रंग के रेशमी धागों का उपयोग किया गया है वस्त्र को तैयार करने में तो उसको कहेंगे कौन सी बाग? पंचरंगा बाग। अब ये तुम्हें बताओ, इसमें कितने इसको क्या कहते हैं, बाग है या नहीं है? ये संपूर्ण वस्त्र पर कढ़ाई की हुई है। कितने इसमें है धागे देख लो, एक पीला, लाल 2 और ये 3 और हरा 4, तो कौन सी बाग हो जाएंगे? ये कहलाएंगे चौरंगा बाग। समझ गए बात में? 4 रंगों के रेशमी धागों का कितने ज्योमेट्रिकल तरीके से डिजाइन में उपयोग में किया गया है, इसलिए इसको हम चौरंगा बाग कहते हैं। ये जो आपकी दुपट्टा है एक प्रकार का बाग है जो कि आपके ग्रीन सतह पर, इसका बेसिक कपड़ा ग्रीन है और इसके ऊपर बनाया गया है। अब मैं समझ में आ गया होगा आपको पूरी अच्छी तरह से। मुगल शैली के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो पंजाब की फुलकारी का जो प्रकार है वो है 4 बाग, मैंने पहले बताया, शालीमार बाग, चौरसिया बाग, धूप छांव बाग। इस प्रकार से मैं समझती हूँ भारत के परंपरागत कढ़ाई, पंजाब की फुलकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टाँके इसमें डबल रनिंग स्टिच अथवा चेन स्टिच, यही है। टाइप्स आपको बता दिया। चौक नानी देती है नतनी को, सुभर माँ देती है अपनी बेटी को, तिलपत्रा मालकिन देती है अपनी नौकरानी को, शीशेदार में मायका या शीशा लगा हुआ रहता है, कच्छ में चूँकि कच्छ में बनता है इसलिए इसका कच्छ फुलकारी नाम दिया गया है। इसमें चारों तरफ बॉर्डर होता है, बीच में पशु पक्षी का चित्र रहता है या फूल पत्ती के नमूने रहते हैं, और नीलक जैसा कि नाम से पता है, नीले रंग के आसमान पर टिमटिमाते हुए चांद सितारे बनाए जाते हैं, है ना। तो वो जो है वो आपका नीला बाग कहते हैं, आकाश बाग कहते हैं। लेकिन नीलक में अंतर क्या हो जाएगा? नीलक खद्दर का कपड़ा होगा और उसमें पीला रेशमी धागा यूज किया जाएगा। और नीलक में एक खासियत क्या है? घरेलू सामग्री, याद रखना मैंने 2 चीज़ें बताई है। घरेलू सामग्री का जो चित्रण किया जाता है, जैसे कंघा, आपका छाता, पंखा, तो ये नीलक कहलाता है। धागा कैसा रहता है? सफ़ेद। और मैंने एक बताया था आपको, कौन सी? चांद बाग, है ना। चांद बाग में क्या? नीले रंग का आकाश के लिए हमने कपड़े नीले रंग का लेते हैं और सफ़ेद रंग के रेशमी धागों से
सुंदर सुंदर ज्यामितीय नमूने बनाते हैं जो हमें चांद रानी का एहसास कराता है कि ऊपर तो चंदा मामा है और नीचे पूरा आकाश पर चंदा का ही साम्राज्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है पंजाब की फुलकारी। तो फिर थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त, नमस्कार।